अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर और इस वीक का पहला लेक्चर। जिसमें आपने टॉपिक लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर और उसमें देखना है कि आपको एनवायरनमेंट क्या होता है और मैनेजर को कौन कौन सा एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द जॉब। कि जॉब करते हुए उसको कौन कौन से एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। बेसिकली दो एनवायरनमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। मैं आपको एग्जांपल से पहले आपको क्लियर कर दूं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल जो है उसके कुछ एग्जांपल्स दे के आपको क्लियर करता हूँ। एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपकी सराउंडिंग्स, आपके आसपास जो भी हो रहा है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इंटरनल एनवायरनमेंट का अगर हम अपनी एग्जांपल लेते हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो उसको रिस्पॉन्स करती है। सपोज़ करें कि आपका स्टडी का दिल नहीं करता, आपकी खुद बॉडी एनर्जेटिक नहीं है, वो तैयार नहीं है, वो चाहती है कि नहीं अभी नहीं, या माइंड प्रिपेयर नहीं है, तो वो आपको रोकता है उस काम से, ये नहीं करने देता। या तो अगर वो तैयार है तो आपको परस्यू करेगा कि ये काम करो, एनर्जेटिक है या फिर वो वाकई चाह रहा है कि ये काम करो। तो ये हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट जो आपको परस्यू करेगा, मजबूर करेगा वो काम करने पे, या तो डिनाई करेगा, मना करेगा। जो इंटरनली आ रहा है, आपकी अपनी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, इसको कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट किसी भी चीज़ का। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है जो आपकी बॉडी से बाहर है, जैसे कि मोबाइल्स हो गए, इंटरनेट हो गया सॉरी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सटर्नली जो है वो इम्पेक्ट कर रही हैं, वो आपकी काम के ऊपर, उसको कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दो तरह के एनवायरनमेंट हमारे ऊपर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। एक जो है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द बॉडी हो गया और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउटसाइड द बॉडी हो गया। अब इसमें जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू मैनेजर्स, कौन से इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं और कौन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर कोई भी इन्वायरमेंट फेस कर रहा है, वो देखेंगे हम आगे उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जो भी फेस कर रहा है, जो भी डील कर रहा है, उसमें काम कर रहा है, तो वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। और जैसे ही वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा होगा कि जैसे ही वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाता है, जितने भी चीज़ें वो फेस करेगा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपने जितना भी पढ़ना है, जितना भी पर्सपेक्टिव रखना है, वो इसी को रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है। पहली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे आपको 3 एनवायरनमेंट्स बताए गए हैं और यहाँ पे जो मेन है, ये मैंने आपके बुक से एक डायग्राम ऐड किया है। इसमें जो आपको उस पूरे चैप्टर में पढ़ना है वो लिखा हुआ है। इसमें मिड के अंदर जो है वो आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, वो मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप बढ़ जाओगे, ऊपर वाली साइड पे आपको जो हाईलाइटेड वाइट कलर की जो चीज़ें हैं वही हमारे टॉपिक्स हैं मेन, और उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज हैं। मैनेजर सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट फेस करता है, इसमें द मैनेजर से बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है द इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अंदर फिर उसी सर्कल के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनल एनवायरनमेंट में वो फेस करता है। इसी तरह से हम अगर ऊपर जाएंगे टास्क इन्वायरमेंट के अंदर, तो टास्क इन्वायरमेंट के सर्कल के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो टास्क इन्वायरमेंट में आती हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। मैं आपको यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल क्लियर कर दूँ। मैनेजर जो, ये इसके साथ ही जो पहला सर्कल है मैनेजर के बाद इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सिर्फ 3 चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। इसके बाद ऊपर के दोनों सर्कल जो हैं वो दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। टास्क इन्वायरमेंट और उससे ऊपर वाला जनरल एनवायरनमेंट, ये दोनों एक्सटर्नल है और इससे नीचे इंटरनल पूरा एक अलग से है। तो ये डिटेल से हम पढ़ते रहेंगे कि ये सर्कल क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए। और इसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि टास्क इन्वायरमेंट में कौन कौन सी जो हैं वो हेडिंग्स आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं किसी भी मैनेजर को। और इसके बाद जनरल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जब आप काम कर रहे होते हो, गोल एक अचीव कर रहे होते हो, एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हो, तो
आपके ऊपर कोई ना कोई चीज़ सराउंडिंग से इफेक्ट करती है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग आउटसाइड अ फर्म दैट माइट इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू अटेन इट्स गोल। एवरीथिंग आउटसाइड अ फर्म, बायर, फर्म के बायर से, ऑर्गेनाइजेशन से, बायर से कोई भी चीज़ आप पे इफेक्ट कर रही है, माइट इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी का गोल अचीव कर रहे हैं, तो उस गोल को अचीव करने के ऊपर आउटसाइड बाहर से कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है, वो काम नहीं करने दे रही है या फिर किसी भी तरह से इफेक्ट कर रही है हमें, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर। टास्क एनवायरनमेंट क्या होता है? होप्स हो कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझ आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करते हुए जो भी चीज़ें हम फेस, जो भी मैनेजर चीज़ें फेस करता है, कौन सी चीज़ें फेस करता है? जो कि बाहर की साइड से होती हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका एम्प्लॉयज़ है, उनके रिसोर्सेज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि बाहर से जो चीज़ें उसको फेस करनी पड़ रही होती हैं वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है जो नीचे बताया गया। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ अचीव कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल अचीव कर रहे होते हैं, तो बाहर से जो फोर्सेज हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं मैनेजर के काम करने के ऊपर, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। टास्क एनवायरनमेंट क्या होता है? अब जब टास्क का मतलब है कि आप काम परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, टास्क में आप क्या कर रहे होते हो? एक्चुअल एंड पोटेंशियल कंपेटिटर्स, आप कंपेटिटर्स से लड़ रहे होते हो चीज़ बेचने के लिए, सप्लायर से डील कर रहे होते हो, बायर्स से डील कर रहे होते हो, फर्म्स दैट प्रोवाइड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक जैसी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हो। पेप्सी और कोक अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब होने का मतलब होता है कि एक जैसी ही होती है, फार्मूला सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफर है उनके टेस्ट के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। दोज सोल्ड इन द इंडस्ट्री एंड फर्म दैट प्रोवाइड्स कम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते तो उस टाइम के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सपोज़ करो कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको सप्लायर तंग करेगा। जब आपकी सेल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, आप बहुत अच्छे हो जाओगे उस प्रोडक्ट के अंदर बेचने में, तो सप्लायर तंग करना शुरू कर देगा कि मैं इस रेट पे नहीं, अब आपको महंगी दूंगा, तो आपको लेनी पड़ेगी महंगी। ये आपको एक्सटर्नल एक चीज़ फेस करनी पड़ रही है। बायर्स जो हैं वो कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट दो, मैं तभी लूँगा, ये चीज़ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करो, ये चीज़ें इसमें ऐड करो, तब मैं आपसे लूँगा। बायर एक एक्सटर्नल जो है ना वो इम्पोर्टेंस रखता है, एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वो आपको जो है ना किसी ना किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें दोगे तो मैं आपसे लूँगा, वरना मैं कोक ले लूँगा, पेप्सी नहीं लूँगा। तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। सो जितने भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कंपेटिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी टास्क फोर्सेस होती हैं। इसको कहते हैं टास्क इन्वायरमेंट। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो तो जो भी आपका इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और वो इम्पेक्ट कर रहा होता है, किसी ना किसी तरह से आपको इफेक्ट कर रहा होता है, उसको कहते हैं टास्क इन्वायरमेंट, जो काम से रिलेटेड होता है। जनरल इन्वायरमेंट का मतलब है कि सिर्फ आपके ऊपर नहीं आता, ये सब कंपनी के ऊपर एक जैसा होता है। जनरल नाम इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है आपको कि जनरल है, मतलब जो पेप्सी वाले हैं या कोक वाले हैं, दोनों के लिए एक जैसा ही इम्पैक्ट रहेगा उसका। मतलब एक लॉ है, दोनों पेप्सी और कोक पाकिस्तान में सेल आउट कर रहे हैं चीज़ को, और लॉ जो है गवर्नमेंट एकदम से लॉ चेंज कर देती है कि आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में नहीं जा सकते, एक सूबे से दूसरे सूबे में फ़िलहाल चीज़ें सेल नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ पेप्सी नहीं फेस कर रही, ये कौन फेस कर रहा है? ये कोक वाले भी फेस कर रहे हैं। तो ये जनरल इन्वायरमेंट है। ये बाकी जो चीज़ें बेचने वाले हैं पेप्सी और कोक के अलावा, सेवन अप, स्प्राइट वाले, उनके ऊपर भी सेम इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये जनरल इन्वायरमेंट है। ये बड़े पैमाने पे आता है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स इफेक्ट कहते हैं। आपने माइक्रो मैक्रो पढ़ी है। माइक्रो का मतलब होता है छोटे पैमाने के ऊपर या छोटे स्केल के ऊपर, जो कि सिर्फ एक कंपनी पे इफेक्ट होता है। और मैक्रो का मतलब होता है कि वो सब पे इम्पैक्ट करता है, मतलब वो एक की नहीं 10 कंपनीज के ऊपर या पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि कोरोना का है, अब कोरोना ये ने अब मैक्रो इम्पैक्ट हुआ है कोरोना का हमारी पूरी ऑल ओवर द कंट्री, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। ये नहीं कि कुछ इकोनॉमी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, इस तरह से नहीं है, कुछ इम्पैक्ट होता है। आप कह लें कि 10% अभी भी जो है ना इम्पोर्टेंस वो चल रही है, लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है पर, लेकिन बाकी जो 90% के ऊपर मैक्रो इम्पैक्ट आया उसके ऊपर, तो इसको जनरल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो जनरल इन्वायरमेंट में सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा आपको
क्या होता है, पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस के पॉलिसी चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, गवर्नमेंट कोई ना कोई डील कर लेती है, कोई ना कोई डिसीजन ले लेती है बहुत बड़ा। अब डिसीजन गवर्नमेंट ने पंजाब के ऊपर पूरा डिसीजन ले लिया कि यार 15 डेज़ के लिए लॉकडाउन रहने वाला है, तो पंजाब के अंदर जितनी भी कंपनी है सारी इफेक्ट हो जाएंगी इससे। मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस, डेमोग्राफिक फोर्सेस, डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि एज के अकॉर्डिंग या डिफरेंट चीज़ों के अकॉर्डिंग, वो हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे आगे डेमोग्राफिक क्या होता है। अभी यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका कल्चर, सोशल आपका सोसाइटी का वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाता है। इस तरह की फोर्सेस है, इंटरनेशनल फोर्सेस कि डॉलर के प्राइजेस के ऊपर अगर वो ऊपर नीचे होती हैं तो वो इम्पैक्ट ऑल ओवर द कंट्री, हर एक कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप 3 चीज़ें क्लियर कर रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को। टास्क एनवायरनमेंट जो वो काम कर रहा होता है उसके ऊपर जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। जनरल इन्वायरमेंट जो सब के ऊपर इम्पैक्ट करता है, सारी कंपनीज के ऊपर, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर नहीं, और ये मैक्रो फैक्टर इम्पैक्ट होता है। आगे लास्ट स्लाइड देखते हैं, फिर आगे फर्दर जो रह जाएगा हम आगे उसको क्लियर करेंगे। अभी जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को देख रहे हैं हम। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है मैंने बता दिया आपको, पहले ही क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक ही स्लाइड है इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपकी बुक के अंदर भी डेटा बहुत कम है, इससे रिलेटेड 2-3 पैराग्राफ हैं बस, और ये आपकी बुक से ही एक जो है वो पैराग्राफ लिया गया हुआ है। अब इसके अंदर बता रहे हैं द इंटरनल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट एवरीथिंग इनसाइड द दैट फर्म दैट माइट इफेक्ट द एबिलिटी मैनेजर्स टू परस्यू सेंटर और स्ट्रेटजी। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिल के आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो वो 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इटैलिक के अंदर और बोल्ड में आपको नज़र आ रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसका स्ट्रक्चर कि वो उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी है उसका स्ट्रक्चर किस तरह के, ठीक है, बैंक का स्ट्रक्चर किस तरह के, जो भी है। कल्चर कि लोग वहाँ पे बिहेव कैसे करते हैं, एक कल्चर किस तरह का वहाँ पे डेवलप हो चुका है, कंट्रोल सिस्टम वहाँ का कैसा है, एंड इंसेंटिव्स, ठीक है, वहाँ पे सैलरीज़ का सिस्टम किस तरह से है और उनको बोनसेस किस फॉर्म में मिलते हैं। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फॉर्म का स्ट्रक्चर। तो ये सारा इनसाइड के अंदर आता है, इसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये डेली बेसिस के ऊपर फेस करना पड़ता है मैनेजर को। इसके बाद एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके अंदर क्या आती है, आपके ह्यूमन कैपिटल होता है। जाहिर सी बात है कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको फेस करना पड़ रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना पड़ रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल और एम्प्लॉयज़। ये भी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें आती हैं, स्ट्रक्चर कंपनी का, कल्चर कंपनी का, एनवायरनमेंट और इंसेंटिव्स वगैरह। इसी तरह से एम्प्लॉयज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ह्यूमन कैपिटल, जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं वो किस तरह के हैं, उनको कैसे डील किया जाता है। रिसोर्सेज कि हमारे पास पैसा कितना है लगाने के लिए, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारे ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं पे करने के लिए। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल मीन दैट वी कैन टच, फील, जो कि हम फिजिकली चेक कर सकते हैं कि हाँ यार ये मशीनरी हमारे पास पड़ी हुई है। और इंटेंजिबल मीन्स दैट योर ट्रेडमार्क, जिसकी वैल्यू होती है, योर गुडविल, आपका नाम की जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। सो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको इंटरनली हेल्प कर रही होती हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो आपकी वीकनेस होती है। अब आपको एक असाइनमेंट दी गई थी आपके बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर, जो कि क्या थी कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होते हैं। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, जो पहले 2 वर्ड्स हैं ना स्वॉट के, वो आपको हेल्प करते हैं कि आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रेंथन है और अब वीकेंड है, या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। आपकी जो काम करने वाले कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे कैपेबल हैं, वो सारे वेल एजुकेटेड हैं, वो सारे वेल बिहेव्ड हैं। अगर तो ये सब कुछ है तो आपको होगे कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है, ह्यूमन कैपिटल हमारा स्ट्रेंथ है कि लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इसी तरह से अगर यही अपोजिट कर लें हम कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, वेल एजुकेटेड तो हैं पर वेल मैनर्ड नहीं है, वेल मैनर्ड तो हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है,
तो कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं, तो ये हमारी वीकनेस बन जाएगी। हमें पता चलेगा कि यार इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारा ह्यूमन जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो यहाँ पे लैक करता है, इसमें ये कमी है, वो हमारी वीकनेस बन चुकी हुई है, वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। और हमेशा वीकनेस को स्ट्रेंथ में फिर कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि यार हमारा स्ट्रक्चर बड़ा वीक है। स्ट्रक्चर का मतलब हिरार्की होता है कि कौन किसको जो है ना वो जवाबदेह है। ये नहीं है कि कोई भी जो नीचे से बंदा उठता है और वो सीधा CEO के पास चला जाता है, यार मुझे ये सर जी मुझे ये मसला आ रहा था, मेरा ये मसला रिजॉल्व करवाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पूरी हिरार्की होती है कि पहले आप टीम लीड से बात करोगे, टीम लीड मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर ऊपर HR से बात करेगा, HR जो है वो आपकी बात आगे लेके जाएगा। सो ये एक पूरी हिरार्की फॉलो करनी होती है। एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है जिसको आपने फॉलो करना है, और अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपका स्ट्रक्चर वीक होगा। ठीक है, तो आपकी यानी कि ना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम काफ़ी वीक होगा। तो ये डिज़ाइन करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, आपका कल्चर या कंट्रोल सिस्टम या इंसेंटिव्स, ये नहीं है कि 2 दिन बाद जो है वो वर्कर्स बैठ जाते हैं कि नहीं आप हमारी सैलरीज इंक्रीज़ करेंगे तो हम काम करेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। आपका कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए उसके ऊपर कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है उनके ऊपर। सो ये तो यहाँ तो आपकी स्ट्रेंथ में नहीं, यहाँ तो आपका कंट्रोल है। एक अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं आपके स्ट्रक्चर को, एक कि वो अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए पूरा चैनल जो है वो आपने जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करते हैं, उससे कहते हैं। अब तो अगर तो ये स्ट्रॉन्ग है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है। अगर तो ये वीक है तो ये आपके लिए मसला बन जाएगा एक, जो आपको फेस करना पड़ रहा है। और रिसोर्सेज कि अगर तो रिसोर्सेज, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स बहुत सारे हैं आपके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप इसकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। इंटरनल एनवायरनमेंट में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट रिसोर्सेज के अंदर हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो आपकी ये स्ट्रेंथ होगी या तो आपकी वीकनेस होगी। अगर नहीं है, कम है, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ते हो, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्वाट। और स्वाट की जस्ट 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर आप इन तीनों चीज़ों के अंदर अच्छे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और अब अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज एंड रिसोर्सेज के अंदर वीक हो तो ये आपका सेकंड अल्फ़ाबेट बन जाएगा जो कि वीकनेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो इंटरनल एनवायरनमेंट में सिर्फ यही देखना है कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और कौन कौन से फोर्सेस इम्पैक्ट करते हैं, कैसे वो स्ट्रेंथ बनती है और कैसे वो वीकनेसेस बनती हैं। मैं आपको सारा लेक्चर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आप पे इम्पैक्ट कर रहा होता है आपको गोल अचीव करने में। टास्क इन्वायरमेंट क्या होता है? काम से रिलेटेड आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके कंपेटिटर्स, जो भी आपके खिलाफ जो फोर्सेस लग रही होती हैं उसको टास्क इन्वायरमेंट कहते हैं, जो भी इन्वायरमेंट आपको इफेक्ट कर रहा होता है। जनरल इन्वायरमेंट जो सारी कंपनीज पे ऊपर एक ही तरह से इफेक्ट करता है, सिर्फ स्पेसिफिक एक कंपनी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद जो है आपका ये एक डायग्राम दिखाई गई है, डायग्राम के अंदर क्या चीज़ प्रोवाइड है। मैनेजर सबसे पहले इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें फेस करता है, फिर एक्सटर्नल टास्क इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें फेस करता है, एंड द लास्ट वन इज़ दैट जनरल इन्वायरमेंट के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें फेस कर रहा होता है। इसके बाद क्या है कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और कैसे इंटरनल इन्वायरमेंट की जो फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल सिस्टम एंड इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ के अंदर, उसका ह्यूमन जो कैपिटल है रिसोर्सेज के अंदर, उसके टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, किस तरह से इसको स्ट्रेंथन में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह से इसको वीकनेसेस में कन्वर्ट किया जा सकता, वीकनेसेस से निकला जा सकता है। तो पता चलेगा आपको इसकी एनालिसिस करने के बाद कि हमारा कौन सा इंटरनल सिस्टम ह्यूमन रिसोर्स में हम वीकनेस में है, स्ट्रेंथन में, या फिर हम रिसोर्सेज के अंदर ठीक है या नहीं ठीक। सो इसमें आप सिर्फ स्वाट के 2 अल्फ़ाबेट को कवर करते हो। ओके स्टूडेंट्स, होप ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर, वो वीडियो के अंदर देखते हैं कि आपका जनरल या टास्क एनवायरनमेंट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।